गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्वांटम केमिस्ट्री का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री का फैंटम हमने स्टार्ट किया है कि क्वांटम केमिस्ट्री जो है काफी लोगों का बहुत बड़ा डर रहता है, उसी को हम यहाँ पर दूर करेंगे। डरने वाली कोई भी बात नहीं है। इवन एमएससी तक बच्चे सोचते हैं क्वांटम नहीं आएगी, बट बिलीव मी इट्स वेरी इजी। अगर तुम स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो, पहला स्टेप हम स्टार्ट करें। क्वांटम मेन तो यहीं से स्टार्ट होती है कि साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो साई जो होता है उसको हम वेव फंक्शन को बोलते हैं कि साई जो होता है तुम्हारा वेव फंक्शन होता है क्वांटम में। ठीक है, और साई स्क्वायर क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, बट यहाँ पर इसको हमने वेव फंक्शन तो बोल दिया। ठीक है, हमने इसको क्या बोल दिया, वेव फंक्शन तो हमने इसको बोल दिया, बट इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। ये बात और याद रखना कि साई को हमने वेव फंक्शन जरूर बोल दिया, बट साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फिजिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आइंस्टाइन ने भी ये बताया है कि साई को हम एम्पलीट्यूड के इक्वल रख सकते हैं, यानी साई को हम एम्पलीट्यूड की टर्म्स में पढ़ सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड इसका मीनिंग होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या हमें पढ़नी है कि अब देखो साई का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं। ये पोजीशन पे और टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा हम साई से कुछ नहीं कर सकते, साई हमारी कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इस साई का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब साई स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। साई का मीन क्या है, एम्पलीट्यूड, और साई का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सप्लेन करता है। हमने कोई भी स्पेस लिया हो, जैसे हमारा ये पूरा वर्ल्ड है, इसके अंदर हमने कोई भी पॉइंट लिया, कोई भी हमने थोड़ी सा स्पेस लिया, उस स्पेस में हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो वो कौन बताएगा, साई स्क्वायर महाराज बताएगा, और तो कोई हमें बता नहीं सकता। क्वांटम जो है वो बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं है, इट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। तो साई स्क्वायर क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगा, चाहे थोड़ा बिल्कुल थोड़ा स्पेस हो, चाहे पार्टिकल्स बहुत थोड़े हो, तो उसको हम बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक वायर है, ठीक है, इस वायर की टोटल लेंथ हमारे पास L है। ठीक है, हमने इसका थोड़ा सा स्पेस लिया, थोड़ी सी जगह ली, इसको हम बोल देंगे dx। ठीक है, ये पूरी हमारी एक वायर है, इसकी टोटल लेंथ क्या है, L है हमारे पास। ठीक है, हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया dx। dx क्या है, इसका छोटा सा पार्ट, x क्यों बोला, इसको हमने x कोऑर्डिनेट में लिया है, y में भी ले सकते हो, z में भी ले सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट में तुम उसको ले सकते हो। मैंने यहाँ पर x लिया है, इसलिए इसको मैंने बोला dx बोला है। ठीक है, तो मैंने बताया है कि साई स्क्वायर क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस dx स्पेस में हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो साई स्क्वायर जो है वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताएगा इन ए पर्टिकुलर स्पेस, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी p। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साई स्क्वायर। हमने क्या बोला कि ये एक हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। डॉट dx, dx का मतलब हमने स्मॉल स्पेस लिया है, इस स्मॉल स्पेस में हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ये किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी का भी बताया। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इन अ स्मॉल स्पेस दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब साई स्क्वायर को हम खोलेंगे साई में और डॉट dx। देखो, ये तो हमने पता कर ही लिया है कि साई स्क्वायर क्या होता है। साई स्क्वायर को खोलो तो साई और साई बन जाएगा। एक तुम्हारा इनमें से स्टार लगा दिया मैंने। देखो, स्टार का यहाँ पे वैसे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन देखो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि अगर स्टार नहीं लगाऊं तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे, बट दे आर नॉट सेम, सेम नहीं है। अगर ये तुम्हारी प्लस की वैल्यू में है तो ये तुम्हारी किस में है, माइनस की वैल्यू में है, मीन्स दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये अगर इसकी वैल्यू प्लस की आएगी तो इसकी वैल्यू माइनस की आएगी, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसलिए उसके ऊपर क्या लगा है, स्टार। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्जुगेट ऑफ साई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अगर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पर, तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 to L। हमने बताया ना, अभी हमने बताया है कि जो हमारी टोटल लेंथ है वो हमारी क्या है, लेंथ वायर की जो लेंथ है टोटल लेंथ L है, तो इसको हम 0 to L इंटीग्रेट कर देंगे।
फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन dx। ठीक है, तो हम इस पूरी dx पूरी टोटल लेंथ में हम निकालना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कितनी ये प्रोबेबिलिटी है इसकी, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट क्यों किया जाता है? टोटल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, दूसरा तुम इसमें क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर dx लिया है तो उसी तरह से हम dy स्पेस में भी ले सकते हैं, उसी तरह से dz स्पेस में भी हम ले सकते हैं। समझ रहे हो? ये तो हमने x डायरेक्शन में लिया, इस तरह से हम y में भी ले सकते हैं, हम z में भी ले सकते हैं। तो तीनों को रिप्लेस करके हमने एक क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन कर दी है, दैट इज d टाउ। ठीक है, तो d टाउ में तीनों डायरेक्शंस आएंगे। तुम्हारे d टाउ में क्या क्या आएगा? dx भी आएगा, dy भी, dz भी। तो जहां पर भी d टाउ लिखा जाएगा उसका मीनिंग क्या है? उसमें तीनों डायरेक्शंस में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इक्वल टू 1। 1 का मतलब यहाँ पर क्या है? 100%। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखो हमने क्या किया, इस पूरी लेंथ के अंदर हम क्या करें, dx, dy, dz तीनों डायरेक्शंस में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। एक बार हम इसको कोलैप्स कर लेते हैं पूरी को। ठीक है, तो ये हमने डी टाउ लिख दिया है, यहाँ पर डी टाउ लिख दिया तीनों की जगह पे। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी जब हम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो क्या आती है? 100% आती है, 1 आती है। तो मतलब ये है कि जो स्पेस हमने लिया है dx, dy, z उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी है, दैट मीन्स वो 100% वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट है, ये बताता है p इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो p इज इक्वल टू 1 क्या होगा तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी तो बताता है कि वो कितने परसेंट में। अब यहाँ से हम दो टर्म पढ़ेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी 1 आती है, प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है तुम्हारे पास। उसके लिए हमारे पास इक्वेशंस होती है, दो नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है और एक हमारी ऑर्थोगोनल इक्वेशन है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, दो वेव फंक्शन है तुम्हारे पास, ये भी i है और ये भी तुम्हारा i है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा dx से dx, तो दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर तुमने एक वेव फंक्शन i लिया है, एक वेव फंक्शन तुमने j लिया है, dx इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर दोनों वेव फंक्शन सेम है, i और i, दोनों वेव फंक्शन क्या तुम्हारे सेम है, i और i। तो इसका तुम टोटल, ये क्या है, ये पता है ना तुम्हें क्या है? दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। अभी पढ़ा तुमने, जब भी तुम साइज स्क्वायर का टोटल इंटीग्रेशन करते हो तो ये तुम्हारा क्या होता है? प्रोबेबिलिटी आती है। यहाँ से क्या निकालना हमने? प्रोबेबिलिटी, नेट रिजल्ट इज प्रोबेबिलिटी। तो साइज स्क्वायर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो जब भी दो वेव फंक्शन को एक साथ लिया जाता है और उनका इंटीग्रेशन किया जाता है और अगर 1 आ जाता है तो इस इक्वेशन को बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। ये तुम्हारी एक नॉर्मल इक्वेशन जो हम क्वांटम में पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज अ नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। और अगर दोनों वेव फंक्शन डिफरेंट हैं, एक तुम्हारा आई टाइप का, एक तुम्हारा जे टाइप का है, दोनों वेव फंक्शन डिफरेंट है, एक आई है और एक जे है तुम्हारे पास, तो उन कंडीशंस में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 आ गई। कंडीशन हो गई ना दो, एक तो नॉर्मलाइज्ड हो गया जिसमें तुम्हारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी 1 आई है तुम्हारी, एक में क्या है? 0। ये बात हमेशा कान खोल के याद रखना आपने कि जब भी दो वेव फंक्शन तुम डिफरेंट लोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। और इस इक्वेशन को बोलते हो ऑर्थोगोनल। हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। एक्चुअली देखो, तो हमने दो वेव फंक्शन की बात की थी, तो हमारे पास दो वेव फंक्शन हो जाएंगे। ये वेव फंक्शन आई टाइप का, ये भी आई टाइप का, और ये तुम डी टाउ ले लो तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी 1 का पढ़ते हैं हम। ठीक है, 1 का पढ़ते हैं। 1 ये तुम्हारी क्या होती है? नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन होती है। तुम्हारी क्या होती है? नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। तो इसको क्या बोलोगे? नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन। समझ रहे हो? ठीक है, तो जिसमें भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है? 1 आती है, उस इक्वेशन को नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन या नॉर्मल इक्वेशन बोला जाता है। जब भी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 1। दोनों वेव फंक्शन सेम होने चाहिए, पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। दोनों वेव फंक्शन तुम्हारे सेम होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी अगर उसकी 1 आती है तो नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन होती है। अगर क्वांटम में याद रखना, हर एक वेव फंक्शन तुम्हारा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो ये इक्वेशन तुम्हारी, देखो ये तुम्हारी इक्वेशन नॉर्मलाइज नहीं है क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी वो 0 आ रही है। ठीक है, ये नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज यही तो पहचान है जिसमें प्रोबेबिलिटी 1 आती है, वो तुम्हारी नॉर्मलाइज्ड है। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन नॉर्मलाइज दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है, तो मान लो ये हमारी इक्वेशन, ये तो नॉर्मलाइज, मान लो कोई इक्वेशन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको
हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वेव फंक्शन से। मान लो हमारे पास ये साई स्टार है, इसको भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, d टाउ इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं हमने ये डिफरेंट काइंड की हमने वेव फंक्शन ले लिए हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मान लेते हैं 0 आ रहा था। ठीक है, हम ये सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो ये वेव फंक्शन अब डिफरेंट हो गए ना, ये साई होगा ये साई स्टार, दोनों वेव फंक्शन हमारे डिफरेंट रहेंगे हमेशा। यहाँ पे इस इक्वेशन में डिफरेंट नहीं है, एक्चुअली एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज हैं। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस है, 2 है तो ये भी 2 होगा, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये मान लिया हमने कि ये तुम्हारी क्या एक नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन है, सॉरी क्या बोल रही हूँ, ऑर्थोगोनल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ रही है। हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, हमें इसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया, इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी इसको नॉर्मलाइज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखना दोनों वेव फंक्शन को n से मल्टीप्लाई किया, n क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। यहाँ पे साई स्टार को भी n से मल्टीप्लाई किया, दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो दोनों को n से मल्टीप्लाई किया, इसको भी n से मल्टीप्लाई, इसको भी n से मल्टीप्लाई किया। अब n स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर साई साई डी टाउ इज इक्वल टू 1। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास 1 ही आएगी। समझ रहे हो, तो n और n को हमने एक साथ कर लिया, n का स्क्वायर हो गया साई और साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। 1 क्यों लिखा है, इसका मतलब हमने इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास 1 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये तुम्हारी क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो अगर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, 1 ओवर में √3। ये थोड़ा सा बता देती हूँ, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, n तुम्हारे पास हो जाएगा, ये हमारी पूरी क्या है प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 आ जाएगी, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमने पढ़नी थी ऑर्थोगोनल। ये तुम्हारी क्या थी, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का कंसेप्ट है सारा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि क्वांटम में हमेशा जो भी तुम्हारी इक्वेशंस होती है वो क्या होती हैं, नॉर्मलाइज्ड होती हैं। अगर वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज्ड करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारी है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तुम्हारी कैसी इक्वेशन है, ऑर्थोगोनल इक्वेशन है, ये तुमने याद रखना है। ऑर्थोगोनल इक्वेशन की पहचान ये है कि तुम दोनों वेव फंक्शन जो होंगे तुम्हारे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये तुम्हारे पास आई है तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जे वेव फंक्शन हो जाएंगे। तो दोनों वेव फंक्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। आई है, ये तुम्हारा जे है, उसका आंसर क्या आएगा 0। अगर कोई भी दो वेव फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन करते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0 आती है, तो तुम्हारी ऑर्थोगोनल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे ऑपरेटर क्या होते हैं। देखो देखो देखो, अब हम पढ़ेंगे इसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर, ये तो जान है क्वांटम की, जान है। ओके, तो ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है क्वांटम का। देखो क्या पढ़ना है, जितने भी तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, कौन कौन से, क्या क्या पढ़ा तुमने, याद करो दिमाग में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जितने भी तुम्हारे मैथमेटिकल प्रोसीजर होते हैं उन सबको ऑपरेटर्स कहा जाता है। बात समझ गए, दूसरी बार बताऊं क्या, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं वो। ठीक है, जैसे तुम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x में। वैसे ही तुम उसका इंटीग्रेशन करोगे तो न्यू वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर रूट करोगे न्यू वैल्यू मिलेगी, क्यूब करोगे न्यू वैल्यू मिलेगी। तो ये सारे क्या होते हैं, तुम्हारे मैथमेटिकल प्रोसीजर्स होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। तो ऑपरेटर समझ में आ गया कि ऑपरेटर क्या हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऑपरेटर में तुम्हें यही पढ़ना है कि इसमें तुम्हारे पास ऑपरेटर में कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है जो उसको एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें